हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टी20 मैच की, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश खेला गया। बांग्लादेश का जो टूर चल रहा है, लेकिन उसी के साथ हम बात करेंगे विमेंस टीम जो अभी वर्ल्ड कप में धूम मचा रही है उसके बारे में भी। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि पहले विमेंस वर्ल्ड कप की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम मैच के रिकैप की, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टी20 मैच था उसके बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे उन कुछ पॉइंट्स पे जो कि नोटिस में आती हैं और जिनके बारे में हम दोस्त आपस में बात करना पसंद करते हैं। तो ये ऑर्डर होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। जो इंडिया की वुमेन्स टीम है वर्ल्ड कप में अभी धूम मचा रही है। पहला मैच तो अपना ये न्यूजीलैंड के साथ हार गए थे, उसे आप अच्छे काम के पहले जो शुरुआत में बलि चढ़ाते हैं वो समझ लीजिएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान को हराने के बाद श्रीलंका को भी हरा दिया है बहुत बुरी तरीके से। सबसे पहले तो 172 रन बनाए, सबसे पहले तो 20 ओवर में 172 रन बनाए इंडियन टीम ने, जिसमें शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर तीनों का ही योगदान महत्वपूर्ण था। लेकिन हरमनप्रीत कौर ने 27 बॉल में 52 रन बनाए नॉट आउट। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थी उनकी इनिंग। और सामने वाली टीम को हमने 90 रन पे ऑल आउट भी कर दिया। तो बहुत ही शानदार जीत थी। और हरमनप्रीत कौर को मैन ऑफ द मैच भी मिला उनकी इनिंग्स के लिए, जो कि कैप्टन भी हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत मज़ा आया उस मैच में भी। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें टी20 जो हो रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश उसके बारे में, तो वो भी काफ़ी अमेजिंग मैच था। देखो, वैसे तो दोनों टीमों की कोई बराबरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो आप मैच में कुछ चीज़ें देखने के लिए बैठते हो कि यार मज़ा आएगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा, तो उसी तरीके का मैच था। अगर हम उसके बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि वो इंडिया से पहले बैटिंग करवाना चाहेंगे। अब बैटिंग करने जब इंडिया की टीम उतरी तो ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। मगर अभिषेक शर्मा तो गलती से आउट हो गए, एक बॉल वो मिस जज कर बैठे। लेकिन संजू सैमसन और सूर्या अपने शॉट को रोकते हुए, चेक करते हुए आउट हुए, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से जो नितिश रेड्डी और रिंकू सिंह ने पारी संभाली है, धुआंधार बैटिंग की है दोनों ने और उसी तरीके के रन बनाए। 74 रन बनाए नितिश रेड्डी ने, 74 रन बनाए 34 बॉल्स में, और रिंकू सिंह ने भी 53 रन बनाए 29 बॉल में। तो अलावा हार्दिक ने भी 32 रन बनाए 19 बॉलों में, और 15 रन बनाए रियान पराग ने सिर्फ 6 बॉलों में। तो आप समझ सकते हो कि इंडियन टीम पूरे मूड में थी। और इन्होंने साथ के साथ 221 रन बनाए 20 ओवर में, 9 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता था, इक्का दुक्का इधर उधर, लेकिन वो टेल एंडर्स वाली बात है तो उसे हम छोड़ देते हैं, उसे कमियों में नहीं गिनते हैं, क्योंकि इतना चलता है अगर आप अच्छा स्कोर कर चुके हो। उसके बाद जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग पे आई तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई प्लान है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनके ओपनर्स थे वो अच्छा खेल रहे थे, टिके हुए थे। लेकिन जब आपके पास अर्शदीप हो तो हिंदुस्तान अर्श में ही होगा। अपने सेकंड ओवर में ही उन्होंने पहली विकेट निकाल ली, और पहली विकेट जैसे ही उन्होंने निकाली उसके बाद तो सूर्या दादा ने बॉलिंग चेंज की है, विकेट गिरे हैं, बॉलिंग चेंज की है, विकेट गिरे, एक के बाद एक विकेट गिरते गए। कुल मिलाकर के एक बैट्समैन जो उनकी तरफ से टिका वो थे मोहम्मदुल्लाह, और उन्होंने 41 रन बनाए 39 बॉल में। हालांकि वनडे वाली पारी थी, लेकिन इज्जत बचाने के लिए तो फिलहाल यही ज़रूरी थी। टोटल बांग्लादेश ने बनाए 135 रन 9 विकेट के नुकसान। बॉलिंग चेंज की जहां तक बात है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका इफेक्टिवनेस आपको इसी से पता चल जाएगा कि हार्दिक पांड्या को बॉल नहीं मिली है, उसके बावजूद 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की है और सभी को विकेट मिली है। 2 विकेट नीतीश रेड्डी को भी मिली, 2 विकेट मिली वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन उसके अलावा बाकी सबको एक एक विकेट मिली, यानी कि बॉलिंग चेंज और विकेट मिल रहा था। तो उस तरीके का माहौल हो गया था मैच में। तो मैच बहुत ही जबरदस्त किया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए नीतीश रेड्डी को मिला मैन ऑफ द मैच, जो कि वेल डिजर्व था, और उन्होंने उस तरीके की इनिंग खेली भी थी। लास्ट टाइम जैसा मैं कह रहा था कि बॉलिंग जो है उनकी थोड़ी सी वैसी लग रही थी कि स्पीड है नहीं, और उस तरीके के अगर आप उस जगह पे बाउंस दोगे तो आप रन खा जाओगे। इस पर बहुत समझदारी से बॉलिंग की है उन्होंने, रन भी बचाए हैं और उसके साथ साथ विकेट भी लिए हैं। तो बहुत बहुत ही मज़ेदार मैच था उनकी तरफ से। तो उनकी परफॉर्मेंस देखने में बहुत मज़ा आया। उसके अलावा जिसे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो होंगे रिंकू सिंह, उनकी ज़बरदस्त फील्डिंग के लिए। हालांकि एक चौका उनके हाथ से लेकर मिस हो ज़रूर गया था, बट वो टफ भी उतना ही था, उसके लिए उनको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी जान झोंक दी। हार्दिक पांड्या ने तो जो ज़बरदस्त कैच पकड़ा है आज, देख के मज़ा ही आ गया। बिल्कुल जिस स्पीड में भागते हुए उन्होंने वो कैच पकड़ा, आप कह सकते हो कि ये एक बेस्ट प्लेयर ही पकड़ सकता है। आपने एक टाइम पे देखा होगा कि धोनी के साथ भी वो रेस लगा रहे थे, तो जिसने मन में सोचा हो कि उसे बेस्ट बनना है
वही इस तरीके के कारनामे कर सकता है। जब इनिंग स्टार्ट हो रही थी इंडिया की, तो वहाँ पर अभिषेक शर्मा थोड़े से अनलकी ज़रूर रहे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया सूर्या और संजू सैमसन, जब आपको पता है कि पावर प्ले चल रहा है तो उस समय आप शॉट रोक करके क्यों खेल रहे हो। कई बार होता है कि आप ये देखते हो कि हाँ शॉट चेक करें, तो शॉट चेक करने का मतलब होता है उस समय आपकी स्किल्स होनी चाहिए कि आपको स्टॉप कैसे करना है, कैसे ज़मीन से लगी हुई मारनी है, और अगर आपको ऊपर मारनी है तो फील्डर के ऊपर से ही मार दो, क्योंकि वो थोड़ा सा आपने चेक किया और हाथ तक वो कैच चली गई। उससे अच्छा अगर आप ऊपर से मारते तो शायद वो बाउंड्री होती। तो थोड़ी सी इस चीज़ की कमी लग रही है मुझे अभी भी। हालांकि मैच जीत गए हैं तो इसके हमें सिर्फ खुश होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि जो छोटी मोटी कमियाँ होती हैं वो बताना हमारा ही काम है, तो मैं वो ज़रूर बोलना चाहूँगा। तो वहाँ पर तो वो मिस कर गए, लेकिन उसके अलावा नीतीश रेड्डी भी स्टार्टिंग में रोक के ही खेल रहे थे। अगर आप मैच स्टार्ट से आपने देखा हो तो नीतीश रेड्डी भी काफ़ी हद तक रोक के खेल रहे थे और बार बार चेक कर रहे थे, मतलब चांस बहुत था कि वो आउट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्हें मिला एक जीवन दान, और जीवन दान मिलने के बाद आई गेस मोहम्मदुल्लाह की ही बॉल पे जीवन दान उन्हें मिला था, और उसके बाद वो समझ गए कि आज उनका दिन है। और उसके बाद जो उन्होंने शॉट रख के मारे, वो गगनचुंबी छक्के मारे हैं उन्होंने, कि चौके तो 4 ही मारे, छक्के ज़्यादा मार दिए उन्होंने। तो उस हिसाब से उन्होंने शॉट लिए। तो आप ये समझ ही सकते हो कि क्या भयंकर इनिंग रही होगी। हालांकि लास्ट में वो एक शॉट को मारते हुए ही आउट हो गए, लेकिन ठीक है, आप अगर T20 में आके 74 बना रहे हो तो वो भी किसी सेंचुरी से कम नहीं। उसके अलावा रिंकू सिंह ने उनका पूरा साथ दिया। उन्हें पता था कि जब नीतीश फॉर्म में है ही तो उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो सिंगल लेकर के उन्हें स्ट्राइक पे लाते रहे और वो लगातार धुनाई करते रहे। बीच बीच में रिंकू सिंह ने भी अपनी तरफ से जो चौके छक्के बनते थे वो मारे, और क्या लंबे छक्के मारे हैं। मतलब रिंकू सिंह की बैटिंग देखने में वो मज़ा आता है कि वो उस कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, मारते हुए भले आउट हो जाए लेकिन वो उस कॉन्फिडेंस से खेलते हैं कि लगता है कि हाँ टीम में कोई प्लेयर है ऐसा जो कॉन्फिडेंस से मार सकता है रन। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या तो आते ही मूड में थे, तो उन्होंने भी साथ के साथ अपना काम शुरू किया और 32 रन बनाए 19 बॉल में, तो कमाल का ही था वो। और उसके अलावा रेयान पराग 15 रन बनाए उन्होंने 6 बॉल में। वो भी आप अगर देख रहे होगे मैच तो आपने देखा होगा कि उनको परेशान करने के लिए स्लोअर्स बहुत डाली गई, बाद में उन्होंने पिक किया स्लोअर को भी और तेज़ को भी और अलग अलग तरीके से, और उसके हिसाब से भी उन्होंने 15 रन फिर भी ठोक दिए। तो आप समझ सकते हो कि पूरी टीम का ना एक तरीके से एफर्ट था कि इस स्कोर को 221 तक पहुंचाया गया और टारगेट 222 का दिया गया। अब बॉलिंग में अगर बात करें तो बॉलिंग में देखो ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। अर्शदीप टॉप नॉच, एक विकेट निकाला लेकिन उन्होंने खोल दिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश का जो है टॉप ऑर्डर ही सब कुछ है। अगर आप टॉप ऑर्डर निकाल देते हो तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत तो अर्शदीप ने करवा दी, और अर्शदीप के साथ नीतीश रेड्डी को लगाया था। तो जब शुरुआत हो गई तो हो गई, उसके बाद विकेट गिरते चले गए, और सिर्फ 2 ही बॉलर थे। नीतीश को 2 विकेट मिले और चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले, उसके अलावा किसी को 2 विकेट नहीं मिले, सबको एक एक ही मिले। एक आध चीज़ जो आप मैच के स्टार्ट में एंटिसिपेट करते हो कि यार ये चीज़ देखनी है, तो मेरे लिए तो वो रहता है कि अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी है, क्या धुआंधार बैटिंग करने वाला है लड़का। और दूसरा मयंक यादव आज 150 मारेगा या नहीं। भाई आईपीएल के टाइम से वेट कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए खेलते हुए वो कब 150 मारना शुरू करेगा, मुझे तो वही देखना है। हालांकि अभी वो 149 तक जा रहा है, लगभग टच कर देगा वो 150, लेकिन जिस हिसाब से वो कंटिन्यूसली 150 फेंक पा रहा था ना, वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे बहुत इस चीज़ को लेकर के ना थोड़ा डर लगता है कि इंडियन टीम का बॉलर ना अगर 150 फेंकने वाला कोई है ना, तो वो ट्रेनिंग के बाद उसकी ना खत्म हो जाती है स्पीड। आई होप कि जो बाहर की पिचों पे हम खेलेंगे तो वहाँ की पिच थोड़ी सी तेज़ होगी, और उसके बाद वहाँ पर इनकी स्पीड जो है वो 150 के ऊपर ही निकलेगी। आई होप कि ये 160 टच करे। आपने शायद मेरी वो रील भी देखी हो कि भाई बंदा 160 टच करेगा, यानी एनसीए का जादू चल गया तो ये 137 पे ना आ जाए। तो मैं कहूँगा कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जस्ट अब इनको थोड़ी इंजरी का ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से अपनी स्पीड पे भी उसी तरीके से काम करते रहना चाहिए। वो पेसर का अगर वो जोश खत्म हो जाए ना कि हाँ भाई तेज़ मारना है और बॉल निकालनी है, कि कान के पास से सीटी बजाती हुई बॉल निकले, तो फिर बॉलर ही खत्म है वो, तो फिर वो पेसर रहा ही नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पेसर के साथ वो हो। जैसे बहुत टाइम तक उमरान मलिक का नाम सुना था, अभी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है वो। तो भाई मैं तो चाहूँगा, एक टाइम पे वरुण आरोन और उमेश यादव भी थे जिन्हें हम 150 की स्पीड फेंकने वाले बंदे बोल करके ला रहे थे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहूँगा इसका भी अंजाम वैसा हो। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मैच में सब कुछ
सही चल रहा था। और आप कह सकते हो कि सूर्या का जो बॉलर का सिलेक्शन है ना भाई, बहुत अल्टीमेट लगा मुझे कि जब वो लास्ट मैच में भी था ऐसा, एक नीतीश रेड्डी को छोड़ करके लास्ट मैच में उस तरीके का कुछ बॉलिंग में वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस मैच में अगर आप देखो तो जब भी बॉलर चेंज किया उसने उस हिसाब से विकेट मिलता गया। तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है। हार्दिक को बॉल नहीं मिली, आई होप कि उन लोगों की आपस में बात हो गई हो कि नहीं वो करना नहीं चाह रहा होगा, इस वजह से नहीं मिली हो उसको बॉल। लेकिन मैं कहूँगा कि हार्दिक भी कोई बुरा ऑप्शन है नहीं, बड़ी टीमों के खिलाफ आपका वही निकाल के देता है ओवर, तो सही है, एक ऑप्शन होना अच्छी बात है। लेकिन आप और प्लेयर अगर तैयार कर सकते हो तो यही टीमें होती है जो सामने आएंगी और जिनके साथ आप तैयार कर सकते हो अपने बॉलर आगे के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि अपनी टीम में सारे ऑलराउंडर तैयार हो रहे। साथ तो आप कह ही सकते हो क्योंकि बैटिंग सबने अच्छी की ही है, उसके अलावा बॉलिंग भी अच्छी की है, तो आप साथ तो कह ही सकते हो। अब ये तो बाकी टेस्ट वाली बात रहेगी कि दूसरी या बड़ी टीमों के खिलाफ ये कैसा खेलते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया मैच में। मैन ऑफ द मैच जो मिला नीतीश रेड्डी को, वेल डिजर्व्ड था। उसके अलावा हार्दिक पांड्या को उस ज़बरदस्त कैच के लिए भाई जो उनको प्राइज़ मिला वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि भाई ऐसी चीज़ें जो है ना, जो फील्ड में ऑल अराउंड एफर्ट होता है ना, वो अनअप्रिशिएटेड नहीं जाना चाहिए। तो वो उसको देखने में बहुत मज़ा आया। आई होप आप सब ने भी मैच को एंजॉय किया हो, और नहीं किया होगा तो आपका भाई है ही, आपके लिए सब कुछ डिटेल में ले आता है, जो भी टॉप परफॉर्मेंसेस होंगी वो बताने के लिए, और अपनी तरफ से वो बातें बताने के लिए जो हम चाहते हैं कि इंडिया के लिए अच्छा हो, जो हम चाहते हैं कि उस तरीके से हो कि इंडिया के पास एक पेसर हो, ऐसा अटैकर हो, और उसके बाद इस तरीके का एक बैट्समैन हो धुआंधार। तो वो बातें भी हम आप तक ले आते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानते रहना है, इस तरीके से मैचेस को कवर करते रहना है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है स्पोर्ट्स दिलसे को, और कमेंट करें कि आप और क्या देखना चाहोगे। क्रिकेट इज़ फर्स्ट लव बट आई लव ऑल द स्पोर्ट्स, और ये इसीलिए इस चैनल का नाम स्पोर्ट्स दिलसे है, क्योंकि हम इस पर सब कुछ कवर करेंगे। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। आदियोस।